नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो शिक्षण विधियां हैं उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। आपकी इकाई विधि, वाचन विधि। तो आज हम कुछ और विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए आगमन और आपका निगमन विधि। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? आगमन विधि के बारे में। और विधि का नाम क्या है दोस्तों? आगमन व निगमन विधि। आगमन व निगमन विधि दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आगमन व निगमन विधि। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन व निगमन विधि ये किसकी है। ध्यान रखना, ये जो विधियां हैं वो किसकी है? आपकी व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है। एक बात ध्यान रखना, सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऐसा आता है एग्जाम में, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन और निगमन दोनों साथ आए तब तो क्या करोगे? आगमन निगमन दोनों कर दोगे। और दोनों नहीं आए तो अकेली मान लो किसको? आगमन विधि है, इसको व्याकरण की क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपकी आगमन विधि और फिर पढ़ेंगे आपका निगमन विधि। तो व्याकरण की सबसे श्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है? आपकी आगमन विधि। आगमन आए तो आगमन करना है, और आगमन ऑप्शन में नहीं आए और आगमन निगमन साथ हो तब आगमन निगमन भी कहा जा सकता है। इसके अंदर सबसे पहले छात्रों को क्या देते हैं? आपके उदाहरण। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? पहले आपकी आगमन विधि पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आपकी आगमन विधि पढ़ेंगे। कुछ विधियों के बारे में हमने चर्चा की है, कुछ विधियां और पढ़ लेते हैं। आपकी शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। तो आज हम बहुत सारी विधियां हैं, इसमें पहले आगमन निगमन पढ़ेंगे, फिर बहुत सारी विधियां हैं उनके मुख्य मुख्य जो प्रवर्तक हैं वो कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लेते हैं, वहां हम चर्चा करेंगे। तो इस विधि के अंदर सबसे पहले बालकों के सामने क्या देते हैं? आपका उदाहरण देते हैं। इस विधि में सबसे पहले क्या दिया जाता है? आपका उदाहरण दिया जाता है। बालक के सामने पहले एग्जाम्पल देते हैं और उदाहरण देखकर किसकी स्थापना की जाती है? नियमों की स्थापना की जाती है। तो आगमन विधि है, उसका संबंध किससे है? आपके उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर सीधा आता है एग्जाम में। उदाहरण से नियम की ओर किस विधि को प्रकट करता है? आपका आगमन विधि को करता है कि पहले बालकों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। देखो कैसे होते हैं। मैंने कहा बच्चों देखो आपका राम प्लस अवतार। तो राम प्लस अवतार से क्या बनता है? आपका ए प्लस ए बराबर आ, तो रामावतार। तो यहां क्या बना? ए प्लस ए बराबर आ। तो लिखा बच्चों सामने राम प्लस अवतार रामावतार। जैसे लिखा बच्चों के सामने, बच्चों देखो विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय क्या बनता है? आपका विद्यालय बनता है। तो विद्या प्लस आलय से क्या बना? आपका विद्यालय बना। जैसे आपका रमा या द्राक्षा प्लस अवले है। द्राक्षा प्लस अवले है क्या बनता है? आपका द्राक्षावले है। बच्चों के सामने इस प्रकार के खूब सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि मुर प्लस अरी मुरारी, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, कारा प्लस आवास कारावास, सत्य प्लस आग्रह है सत्याग्रह है। अब कहते हैं बच्चों बताओ इसके अंदर पहले बालक के सामने क्या दिए गए? बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए। बालक के सामने पहले बहुत सारे क्या रखे गए? आपके उदाहरण दिए गए। अब बालक को कहते हैं देखो बच्चों इनके अंदर क्या समानता है। यहां क्या है? देखो ए प्लस ए बराबर क्या बन रहा है? आ प्लस आ बराबर क्या है? आ प्लस ए बराबर भी क्या होता है? आ। देखो यहां बच्चों बच्चे बाद में निरीक्षण करते हैं, इसको देखते हैं
क्या क्या समानता है कि बच्चे देख रहे हैं कि a प्लस ए बराबर क्या बन रहा है, आ प्लस आ बराबर भी आ प्लस ए बराबर भी आ। तो फिर इनका नियम बना देते हैं कि देखो क्या होता है बच्चों, ए या आ के सामने ए या आ आए, ए या आ के सामने ए या आ आए तो क्या बनता है आपका, आ बन जाता है। तो फिर आपकी क्या कर दी, नियमों की स्थापना की। तो पहले क्या दिए, एग्जाम्पल्स दिए। एग्जाम्पल्स का क्या किया गया, निरीक्षण किया गया कि क्या समानता है, और उन समानताओं के आधार पर फिर क्या बनाया गया, आपका नियम बनाया गया। तो ये उदाहरण से नियम की ओर होती है। फिर उस नियम का क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं कि जो हमने नियम बनाया है वो पूर्णतः सब पर लागू होता है या नहीं होता। फिर और भी शब्द लेते हैं कि जैसे मान लो पूर्व प्लस अनुराग पूर्वानुराग, अभय प्लस अरण्य अभयारण्य, तो अन्य शब्दों पर भी उस नियम को क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो पहले होता है आपका, इसमें चार बातें आती हैं। पहले तो आपका आएगा उदाहरण कि बालक के सामने क्या दिए जाएंगे, उदाहरण। फिर क्या होगा आपका, उनका निरीक्षण होगा। फिर आपका निरीक्षण करने के बाद में क्या बनाएंगे, आपका नियम बनाएंगे। और फिर इसका क्या होगा, आपका सत्यापन किया जाएगा कि नियम किसी पर लागू होता है या नहीं। तो आगमन विधि है, इसके चरण कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। आगमन विधि के चरण कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा चरण है वो लागू होता है या नहीं, क्रम पूछ सकते हैं। तो पहले आपके एग्जाम्पल देते हैं, फिर एग्जाम्पल्स का परीक्षण होता है, फिर नियम बनाया जाता है, फिर आपका सत्यापन। एक विद्वान है जिसका नाम क्या है, आपका जोयसी। जोयसी परिभाषा है, ये भी है दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब क्या होता है, उदाहरण। दृष्टांत की सहायता से नियम को बनाना। तो उदाहरण से नियम की ओर, ये परिभाषा भी किसकी है, आपकी जोयसी की है। तो 7 परिभाषा याद रख सकते हो आप। दृष्टांत का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल्स देना, उदाहरण देना। तो उदाहरण से नियमों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं, आगमन कहा जाता है। कि आगमन विधि विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी आगमन कहलाती है। कौन कहता है, आपका जोयसी कहता है। ये सिंपल सी बात है। और इसका उल्टा क्या होता है, निगमन होता है। आगमन विधि के 4 चरण होते हैं। पहला चरण कौन सा है, पहला होता है एग्जाम्पल देना, उदाहरण। कि बालक के सामने एक समान उदाहरणों का क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। कि बालक के समान एक समान उदाहरणों को रखा जाता है। जैसे राम प्लस अवतार रामावतार, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, कुश प्लस आसन कुशासन, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। यानी एक समान एग्जाम्पल। बालक के सामने सभी एग्जाम्पल है, उनकी प्रकृति क्या होगी, आपकी एक समान उदाहरण रखे जाते हैं। बाद में क्या करता है बालक, 2 नंबर पर दिए गए उदाहरणों का क्या करता है, निरीक्षण करता है। क्या करता है, निरीक्षण करता है, उनमें कंपैरिजन करता है कि आपस में सभी उदाहरणों को देखकर उनकी क्या करता है, तुलना करता है कि इसमें कौन किससे क्या बन रहा है। और तुलना देखकर क्या प्राप्त करता है, उसका परिणाम प्राप्त करता है। अब बालक को पता लगा कि ए प्लस ए आने से क्या बन रहा है, आपका आ बन रहा है। तो फिर क्या बनेगा, नियमीकरण। बाद में क्या बन जाएगा, आपका नियमीकरण। नियमीकरण या सामान्यीकरण, उदाहरणों में प्राप्त समानता के आधार पर, समानता के आधार पर क्या स्थापित करना, आपका नियम बनाना। फिर ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर परीक्षण, सत्यापन। क्या होगा, आपका सत्यापन। चौथा क्या हो जाएगा, आपका सत्यापन हो जाएगा या प्रतिपुष्टि। बुद्धि नहीं है यहाँ पर, प्रतिपुष्टि है ना। परीक्षण होता है या सत्यापन होता है कि कुछ अन्य उदाहरण द्वारा जो स्थापित नियम है उसकी सत्यता जांचना, कि जो नियम बनाया है वो सत्य है या नहीं। तो ये ध्यान रखना, 4 चरण होते हैं आगमन विधि के, उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और उसका सत्यापन करना। इनका क्रम पूछ सकते हैं, क्रम कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसा भी आ सकता है दोस्तों। ये अपने आप में फैक्चुअल तथ्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और आपका परीक्षण। देखो कोहलर का सिद्धांत है वो इस पर आधारित होता है। कोहलर का सिद्धांत क्या है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था कि एक बॉक्स था, उसके अंदर केले लटका दिए, 2 बॉक्स मेल दिए, छड़ी मेल दी,
और वो आप विस्तार से पढ़ लेना। कहां पर? आपका मनोविज्ञान के अंदर। अगर पढ़ेंगे यहां तो आपका घंटा भर उसके अंदर लग जाएगा। देखो, अनावश्यक चीजों से बात यहां कई बार पूछ लेते हैं कि ये आगमन विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कोहलर के सिद्धांत पर काम करती है। क्योंकि वो चिंपांजी होता है, पहले वो केले प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त नहीं होते, फिर एक बक्सा रखता है, फिर दूसरा बक्सा रखता है, फिर छड़ी को जोड़ता है, फिर केले प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब जो नॉलेज है वो आपको अंतर पैदा होता है, यानी अभ्यास करते हो ना बार बार। तो अभ्यास के सिद्धांत पर भी क्या है आपकी बल देती है, कोहलर के सिद्धांत पर। गणित विषय में क्या होती है आपकी? लाभदायक होती है। गणित में क्या होता है? आपके सामने बार बार एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं? आपका हल करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ध्यान रखना। कैसी विधि है आपकी? मनोवैज्ञानिक। ऐसी विधि जहां करके सीखने पर बल देता है, यानी जहां करके सीखने पर जो विधि बल देती है, ऐसी विधियों को क्या करता है? आपका मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। बालक अभ्यास करता है ना, अभ्यास करके अगर कुछ सीख रहा है तो ऐसी सारी विधियां क्या होती है? आपकी मनोवैज्ञानिक। और ऐसा सीखा हुआ ज्ञान भी क्या रहता है? आपका स्थायी ज्ञान रहता है। बालक में खोजने की प्रवृत्ति या करके सीखने की प्रवृत्ति को बल मिलता है, और बालक की रुचि का भी विकास होता है। यानी रुचि कब होती है आपकी सीखा में? जब आप खुद करने का प्रयास करते हो तो क्या होती है? आपकी रुचि का विकास होता है। नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, व्याकरण शिक्षण के लिए क्या है? आपकी उपयोगी मानी जाती है। दूसरी बात, इसका दोष क्या है? दोष क्या है? अगर इस प्रकार पढ़ाते हैं तो समय क्या लगता है आपका? अधिक। पहले तो आपने बच्चों के सामने क्या किए? खूब सारे एग्जाम्पल दी, फिर बच्चों को कहा देखो इनमें क्या समानता है, फिर आप नियम बनाओगे, फिर नियम की सत्यता सिद्ध करोगे। तो इसमें क्या लगता है? आपका समय अधिक लगता है। और समय अधिक लगने से क्या नहीं होगा? आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्कूल के अंदर आपको 12 महीने के जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आपको संपूर्ण विषय सामग्री कंप्लीट करवानी होती है, और इस प्रकार पढ़ाएंगे तो आपका पाठ्यक्रम क्या नहीं हो पाएगा? आपका पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे आप कोचिंग क्लासेस करते हो तो आपकी सामग्री कितनी होती है? बहुत सारी होती है, लेकिन उसको निश्चित टाइम पीरियड के अंदर आपको पढ़ाना होता है, तो हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होती है। उनको अनावश्यक सामग्री को हटाकर मुख्य मुख्य चीजें हैं वो आपके सामने रखी जाती है। तो उस प्रकार से अगर पढ़ाएंगे डीपली तो आपको टाइम पीरियड के अंदर आपका इतना कोर्स नहीं हो पाएगा। जो हम स्कूलों के अंदर आप 12 महीने 3-3 4 पढ़ कर आते हो, अब जीके है आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हर क्लास में पढ़ के आए हो, और वही कोर्स आप कोचिंग में 3-4 महीने में करते हो, तो मेन चीजें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मेन टॉपिक्स होते हैं, उनको आपको करवाया जाता है। इसका अनुभव है प्रशिक्षण, इसका अनुभवी व प्रशिक्षित अध्यापक ही प्रयोग कर सकता है। कभी कभी नियमों की क्या नहीं होती है? सत्यता स्थापित नहीं होती है। जो आपने नियम बनाया है वो पूर्णतया सत्य साबित होगा, कोई जरूरी नहीं है। देखो, अक्षोहिणी शब्द है, ये अक्षोहिणी है दोस्तों। अब आपने नियम बना दिया, ए या आ के सामने ई आने पर क्या बनता है? ए के सामने ई आने पर क्या बनता है? ए आ के सामने उ आए तो क्या बनता है? ओ बनता है। लेकिन नियम सत्य है, वो लागू भी तो होना चाहिए ना। नियम सत्य है, वो आपका लागू भी होना चाहिए, और नियम लागू होगा तभी आपका नियम परिपूर्ण होगा। कहने का मतलब नियम आपका लागू होना। अब ए प्लस उ बराबर ओ बनता है, पर प्लस उपकार, लेकिन यहां अक्स प्लस उ ही नहीं, ये अपवाद हो गया गुण संधि का, तो ये अपवाद है। स्वेरणी 2 मात्रा आएगी, 100 प्लस इरणी स्वेरणी होता है। यहां जैसे प्रौढ़ शब्द है, प्रे प्लस उड, तो ए प्लस उ बराबर क्या होता है? ओ होता है। यहां क्या बन रहा है? आपका औ बन रहा है। तो जो अपवाद है, जैसे अप प्लस अंग, रूल के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? आ बनना चाहिए, अप प्लस अंग। अपांग नहीं बनता है, अपंग बन जाता है, तो एक्सेप्शन हो गया ना। तो जो अपवाद है उस पर नियम लागू नहीं होते हैं। तो कई भी बार क्या होता है, हर शब्द है वो नियमों पर क्या नहीं होते? आपके लागू भी नहीं होते। इसको भी ध्यान रखना। अगला क्या है? इसके सूत्र है, ये ध्यान रखना आपको। आगमन विधि के सूत्र कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि के सूत्र, उदाहरण से नियम की ओर, पहले बालक के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, फिर बालक से क्या बनाया जाता है? नियम की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये जो बालक जानता है उससे लेकर अज्ञात की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रभाव नहीं है दोस्तों, प्रत्यक्ष से क्या है आपका? प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, विशिष्ट से सामान्य की ओर।
विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहां हम सोचते हैं सामान्य से विशिष्ट, ये उल्टा हो जाता है, और सही क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। स्थूल यानी जो दिखाई दे रहा है, जो आपको एग्जाम्पल है वो दिखाई दे रहे हैं, नियम दिखाई नहीं दे रहा है, तो नियम सूक्ष्म हो गया। तो उदाहरण क्या है आपके, स्थूल, सूक्ष्म क्या हो गए उदाहरण, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश की ओर। ध्यान रखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका विस्तार कोई नहीं पूछेगा आपको, अनावश्यक टाइम खराब करने में कोई महत्व नहीं है। एग्जाम पर एग्जाम आपकी नजदीक है, तो केवल आपको इन नियमों को ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्या आएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि का है या नहीं है, और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से आपका अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, है ना। ये सारे किसके हैं, आपके आगमन विधि के। और अगर इन शिक्षण सूत्रों को आपने उल्टा कर दिया, इनको विपरीत लिख दिया, अगर आपने उल्टा कर दिया तो कितने बन जाएंगे, आपके निगमन विधि के बन जाएंगे। अगर आपने कह दिया ना, नियम से उदाहरण, अज्ञात से ज्ञात, प्रमाण से प्रत्यक्ष, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, अमूर्त से मूर्त, अंश से पूर्ण, या संश्लेषण से आपका विश्लेषण, ये सारे किसमें बन जाएंगे, आपके निगमन में। तो ध्यान रखना, जो आगमन के है ना, उनका एकदम विपरीत किसमें होगा, आपका निगमन में हो जाएगा। और एक बार ये भी आया था एग्जाम में, आगमन विधि है, इसके भेद कितने होते हैं, स्वरूप कितने होते हैं। तो ध्यान रखना, आगमन विधि है, इसके रूप कितने होते हैं, आपके 2 होते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, और आपको आगमन विधि का हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। और लगभग ये चांसेस रहते हैं कि 99% प्रश्न है ना, वो आपको एग्जाम के अंदर कहां से आते हैं, आगमन विधि से। देखो, प्रश्न पूछने का एक क्राइटेरिया होता है, आपका उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण है, वहां से एक प्रश्न 100% आता है एग्जाम के अंदर। आपके सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री में 1 से लेकर 2 प्रश्न आपके 100% आते हैं सिंपल वे के अंदर। मूल्यांकन है, वहां भी आपका 2 प्रश्न बन जाते हैं लगभग एग्जाम के अंदर। और इसके अलावा कौशल है, कौशल से भी 1-2 प्रश्न आपके हर एग्जाम के अंदर आते हैं। अब शिक्षण विधियां है ना, अब शिक्षण विधियों में हर शिक्षण विधि से प्रश्न नहीं आएगा, कुछ विधियां हैं वहां से ही प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लो इकाई विधि है, वो बार बार एग्जाम में आता है। हर्बर्ट की पंचपदी है, वो पूछा जाता है आपका। आगमन निगमन विधि है, यहां से प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। तो एग्जामिनर होता है, उनका भी एक क्राइटेरिया होता है कि कहां से प्रश्न पूछना है, हर जगह से प्रश्न नहीं बनते, वरना तो बहुत सारा मैटर है, आप जितना पढ़ोगे आपके लिए उतना ही कम है। लेकिन इतना भी समय का अभाव है, तो आप उस समय को देखते हुए शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ें, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां आगमन विधि के 2 स्वरूप होते हैं, एक तो कौन सा आपका प्रयोग विधि, और एक होती है आपकी सहयोग विधि। आगमन विधि के कितने होते हैं, आपके 2 रूप होते हैं, प्रयोग और सहयोग। प्रयोग में क्या आएंगे, जो 4 सोपान है ना, कि सबसे पहले क्या दिए, आपके उदाहरण दिए। उदाहरण का क्या किया आपका, उदाहरण का क्या किया आपने, बाद में देखो, निरीक्षण किया, निरीक्षण, नियमीकरण और सत्यापन। फिर आपने क्या किया, निरीक्षण किया, फिर आपने क्या बनाया, नियम बनाया, और चौथा बना दिया आपका सत्यापन। तो ये 4 नियम है, वो किस में आते हैं, आपके प्रयोग विधि में आते हैं। आगमन के 2 स्वरूप होते हैं, एक तो प्रयोग और एक आपका सहयोग। तो प्रयोग में क्या आते हैं, जो आपने 4 नियम बनाए ना, कि पहले बालक के सामने उदाहरण देते हैं, फिर निरीक्षण होता है, फिर आपका नियम बनाते हैं, फिर आपका सत्यापन होता है। चारों किस में आते हैं, आपके प्रयोग में। और सहयोग में क्या आता है, प्रसंगानुसार व्याकरण की शिक्षा देना, प्रसंग के अनुसार व्याकरण की शिक्षा देना, यानी साहचर्य विधि। यानी साहचर्य जो विधि में होता है ना, कि जैसे हम गद्य पढ़ रहे हैं, गद्य पढ़ रहे हैं, और गद्य पढ़ने के दौरान बीच में कोई व्याकरण का शब्द आ गया, तो वहां पर अध्यापक है गद्य को छोड़ देता है और बीच में व्याकरण की शिक्षा देने लग जाता है। तो वो क्या होता है, आपका गद्य पढ़ाते समय बीच में कोई शब्द आ गया, मान लो अभ्यारण्य,
तो अध्यापक व्याख्या कर लेगा अभयारण्य किससे बनता है, अभय प्लस अरण्य, दीर्घ संधि है इसके अंदर आपकी, ए प्लस ए के सामने आ के सामने ए आ आए तो आ बन जाता है। तो वहां फिर नियमों की व्याख्या कर दी। इसका मतलब जो गद्य पढ़ाना था वो आपका अध्यापक का क्या था, मुख्य उद्देश्य। तो जो मुख्य उद्देश्य है ना, वहां मुख्य उद्देश्य तो क्या हो जाता है आपका, गौण हो जाता है। और वहां गौण उद्देश्य क्या था, व्याकरण। व्याकरण क्या था आपका, गौण उद्देश्य। और गौण उद्देश्य क्या बन जाता है आपका, मुख्य बन जाता है। तो ये कौन सी विधि होती है आपकी, साहचर्य विधि होती है। तो कहते हैं मतलब जो प्रसंग के अनुसार बीच बीच में व्याकरण की शिक्षा देना किस में आता है, सहयोग विधि के अंदर आता है। तो आगमन विधि के दो स्वरूप होते हैं, प्रयोग और आपका सहयोग। नेक्स्ट कौन सी है दोस्तों, आपकी निगमन विधि। कौन सी है आपकी, निगमन विधि। दोस्तों ये बड़ा आसान है, जो आपने आगमन विधि पढ़ ली ना, तो अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आगमन विधि के एकदम क्या है आपका, विपरीत है। ये होती है वहां उदाहरण से नियम था, और यहां क्या होगा आपका, नियम के द्वारा उदाहरणों की स्थापना करना। पहले नियम देते हैं विद्यार्थी के सामने कि ए या आ के सामने ई आने पर क्या बनता है, ए बनता है। फिर एग्जाम्पल देते हैं कि नर प्लस इंद्र नरेंद्र, लंका प्लस ईस नरे लंकेश, है ना। तो ए या आ के सामने ई आने पर क्या बनता है आपका, ए बनता है। तो फिर नियम देते हैं, जैसे आपका विवाह प्लस इतर विवाहेतर, है ना। तो कहने का मतलब पहले आपका नियम होता है, फिर आपका क्या होता है, उदाहरण होता है। देखो इस विधि के भेद क्या है दोस्तों आपके। इस विधि में पहले नियम का स्पष्टीकरण करते हैं। पहले नियम दिया जाता है, उसके पश्चात उसकी व्याख्या करते हैं। नियम दे दिया, फिर नियम की क्या की जाती है, व्याख्या, और उसके बाद में क्या दिए जाते हैं, आपके उदाहरण दिए जाते हैं, फिर स्पष्ट किया जाता है। तो इसमें भी कितने सोपान होते हैं आपके, 4 होते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी को नियम दे दिया कि देखो बच्चों, ए या आ के सामने, ए या आ के सामने ई या ई आए तो क्या बन जाएगा आपका, ए बनेगा। तो ए या आ के सामने ई आए तो क्या बनता है, ए बनता है। ये तो नियम दे दिया। फिर नियम को स्पष्ट करते हैं, अध्यापक के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत कर इन पर नियमों का प्रयोग करते हैं। देखो फिर कहते हैं कि ए के सामने ई आए तो भी ए बनता है, नर प्लस ई नरेंद्र इंद्र नरेंद्र। आ के सामने ई आए तो भी क्या बनता है, ए बनता है। जैसे आपका रमा प्लस ईस रमेश, बड़ा ई आए तो भी क्या बनता है आपका, ए बनता है। तो फिर आप नियम को सत्यापित करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, पहले नियम, फिर उसका प्रयोग, फिर आप उदाहरण, अध्यापक के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करके बालकों द्वारा इन नियमों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षण करते हैं। बाद में क्या होता है आपका, परीक्षण, कि जो आपने भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अंदर नियमों का प्रयोग करके इनकी सहायता की जांच करना, इसकी जो सहजता है कि सही है या गलत है, कि सभी शब्दों पर यह नियम लागू होता है या नहीं होता, उसकी जांच करना। फिर आपका क्या है, सत्यापन करना। तो दोस्तों 4 पॉइंट है इसके, कौन कौन से, नियम, प्रयोग, परीक्षण और सत्यापन। ये ध्यान रखना, नियम, पहले नियम, फिर आपका प्रयोग, फिर आपका परीक्षण और फिर आपका सत्यापन। इनका क्रम पूछ सकते हैं दोस्तों। निगमन विधि के 4 चरण कौन कौन से होते हैं, देखो आगमन के तो क्या होते हैं, उदाहरण, परीक्षण, है ना, और उदाहरण, फिर आपका परीक्षण निरीक्षण, फिर आपका नियम, फिर आपका सत्यापन। यहां क्या है, नियम, प्रयोग, परीक्षण और आपका क्या है, सत्यापन। कि बाद में लास्ट में सत्यापन करते हैं इसका दोस्तों, कैसे, कि जो दिया गया उदाहरण है उसके आधार पर नियम है वो सत्यापित होता है या नहीं। देखो ऐसा करने से सूत्र विधि के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो पाठ्यक्रम क्या होता है दोस्तों, समय पर पूरा हो जाता है। पहले नियम लिखा दिया, अध्यापक को प्रयास नहीं करने पड़ेगा, फिर हल करवा दिया। फिर बालकों की स्मरण शक्ति का विकास, क्योंकि यहाँ रटने की प्रवृत्ति पर ध्यान देखना, यहाँ बालकों में रटने की प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। जैसे हम वर्ण विचार पढ़े थे तो वहां पाणिनि ने क्या दिए थे, सूत्र दिए थे, याद करो। अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, कि ए आ, कु का मतलब कै वर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ईचु यसा नाम तालु, तो ई ई उ उ,
ये क्या होते हैं आपके तालु से। तो ध्यान रखना ये आपकी निगमन विधि है, इसका संबंध किससे होता है, आपका सूत्र विधि से होता है। सूत्र विधि जैसे आपकी पाणिनि की रचना है कौन सी, आपकी अष्टाध्यायी, किस पर आधारित है, आपकी सूत्र विधि के ऊपर ही आधारित है। तो निगमन विधि होती है वो भी क्या होती है, आपकी सूत्र विधि होती है। तो यहाँ सूत्रों को पहले बच्चों को सूत्र रटाए जाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, कि ए या आ के सामने ए ई आए तो ए बनता है ना, या ए आ के सामने ओ औ आए तो क्या बन जाता है, आपका औ बन जाता है। तो पहले नियम रटाते हैं कि अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, तो ए आ कै वर्ग है और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ है। इचु ऐसा नाम तालु, तो ये क्या होता है, बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उच्च कक्षा, उनके लिए उपयोगी होती है। बड़े बच्चे वो रट सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, उनको रटने पर बल नहीं देना चाहिए। शिक्षा है वो आपको सीखने का सिद्धांत है, करके सीखने पर बल देनी चाहिए। जो करके सीखने पर बल देता है ना, जो भी विधि, वो सारी की सारी क्या है, मनोवैज्ञानिक। और जो रटने पर बल देती है ना, वो सारी क्या होगी, आपकी अमनोवैज्ञानिक होगी। यह है रटने की प्रवृत्ति पर बल देने, रहने की नहीं है दोस्तों। यह है रटने की प्रवृत्ति पर बल देने के कारण अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या होता है, अस्थायी, और छोटी क्लास के लिए क्या नहीं है, आपकी उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों ये विधि है, छोटी क्लास के लिए क्या नहीं है, आपकी उपयुक्त नहीं है। दोस्तों ये हो गई आपकी आगमन और आपकी निगमन विधि। तो आगमन निगमन विधि के साथ साथ हम कुछ और विधियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आपकी महत्वपूर्ण विधियां हैं वहां आपको ध्यान रखना है केवल उनके राइटर का नाम और कुछ आपकी उनके प्रकार का नाम। देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ विधि है, अभिमत नहीं है, यहां पर आपका कुछ विधियां हैं। एक विधि है आपकी, उसका नाम है आपका अभिकर्मित अनुदेशन विधि। विधि का नाम क्या है आपका, अभिकर्मित अनुदेशन विधि। तो अन्य जो विधियां हैं उसको दोस्तों हम शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर डायरेक्टली आपके प्रश्न है वो किस प्रकार से बनते हैं। एग्जाम है अभिकर्मित अनुदेशन विधि, यहां से भी एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि इसका प्रवर्तक कौन है। ध्यान रखना, अभिकर्मित जो अनुदेशन विधि है इसका प्रवर्तक है आपका किनर नहीं है, स्किनर है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि है उसका कौन है, आपका वीएफ स्किनर है। कब दी थी आपको, 1954 में। तो अभिकर्मित अनुवेशन विधि है उसके प्रवर्तक कौन है, आपके वीएफ स्किनर, 1954 के अंदर। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, अभिकर्मित, तो जो सामग्री है ना, शैक्षणिक सामग्री, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, छोटे छोटे पदों के अंदर विभाजित करके उसको श्रृंखलाबद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है कि विषय सामग्री को कहां बांटना है, छोटे छोटे खंडों में बांटकर श्रृंखलाबद्ध करना ही क्या कहलाता है, आपका अभिकर्मित, है ना। तो सीधा है कि विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में बांटकर और शिक्षण कार्य करवाना कौन सी विधि है, आपकी अभिकर्मित अनुदेशन विधि। यहां देखो इसके कई भेद होते हैं, सीधा प्रश्न आएगा भेदों के अंदर कि मान लो सा की अभिकर्मित किसकी है, अवरोही किसकी है, कंप्यूटर आधारित किसकी है। तो यहां जो एग्जाम में है ना, इनके जो प्रवर्तक है, इनके जनक है, वो आपके क्या हैं, आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इनको आप विशेष रूप से थोड़ा सा क्या रखें, ध्यान रखें। ज्यादा गहराई से नहीं आता है ऐसे प्रश्न, जाता है केवल आपका। तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि क्या आती है कि विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में बांटकर पढ़ना, उसको श्रृंखलाबद्ध तरीके से नियोजित करना, क्या है आपका अभिकर्मित विधि। और ये कब है, आपकी 1954 में, किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा दी गई। अब इसके कई भेद होते हैं आपका। इसके एक तो है आपका रेखीय विधि, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, ये भी किसकी है, आपकी स्किनर की। रेखीय किसकी है, आपकी स्किनर की। साखीय, साखीय देखो, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन से बोलते हैं बाह्य अभिक्रम। रेखीय अभिक्रम को क्या कहते हैं, आपका बाह्य अभिक्रम। ऐसा आ जाए, रेखीय अभिक्रम किसका है, स्किनर का, और बाह्य किसका है, स्किनर का। यहां जो एग्जाम के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग प्रश्न जो आएगा ना आपको, वो ऐसा आएगा, इनको मिलान में आएंगे ये प्रश्न आपके, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है ना, वो प्रश्न बनाता है थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है। अभी यहां जो प्रश्न बनाएगा ना, वो आपको क्या बनाएगा, सुमेलित कीजिए। 4 विकल्प होंगे और 4 इधर 4 इधर। तो
तो एक तरफ तो होंगे विधियों के नाम और एक तरफ आएंगे उसके जनक या प्रवर्तक के नाम। तो ऐसा प्रश्न आने की लगभग क्या है आपकी 100% संभावना है। अधीनस्थ बोर्ड है ना, वो डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछेगा, वो 4 विधि देकर चारों के अलग अलग सामने राइटर होंगे, उन्हें क्या करना होगा, आपका सुमेलित करना होगा। वहां मुझे लगता है कि इनमें से आपको 1 या 2 लगभग आपको मिल जाएंगे। एक तो कंफर्म मिलेगा आपको, वो यहां से ही आएगा, क्योंकि लगभग एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो रेखीय या बाह्य अभिक्रमित होता है, वो किसका होता है, आपका स्किनर का है। शाखीय और आंतरिक, शाखीय को क्या कहते हैं, आपका आंतरिक अभिक्रम कहते हैं। ये किसका है, आपका क्राउडर का। किसका है, क्राउडर का। कैसे याद करोगे, जैसे मान लो बचपन थे, बचपन के अंदर आप मूवी देखते ना, उसमें एक था आपका विलेन था, कौन सा, साका। विलेन कौन था आपका, साका। और उसको देखकर बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते। साका को देखकर बच्चे क्या होते हैं, आपके डर जाते। तो साका का डर, तो साका यानी क्या हो गया, साखी। डर का मतलब हो गया क्राउडर। तो साखीय अभिक्रम किसका है, आपका क्राउडर का है। साखीय किसका है, आपका क्राउडर का है। तो साका का डर, तो साखीय क्राउडर। डेट कोई नहीं पूछेगा, 54 है, ये 60 है लगभग। देखो अभिक्रमित अनुदेशन 54 है, रेखीय भी 54 है, और शाखीय क्या है आपका 1960। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपका अवरोही, अवरोही श्रृंखला या मैथमेटिक अभिक्रम। ये किसने दिया था, आपका गिलबर्ट। तो अवरोही, गिलबर्ट। अवरोही किसने दिया था आपका दोस्तों, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन है, वो किसका है, आपका गिलबर्ट। अवरोही किसमें है, आपका गिलबर्ट ने दिया था। और कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन किसका है, लॉरेंस स्टूलरो। देखो कंप्यूटर है, स्टूल, स्टूल होता ना, स्टूल आप बोलते हो, कुर्सी होती है ना, उसको क्या बोलते हो, स्टूल बोलते हो। तो कंप्यूटर कहां रखा हुआ है, आपका स्टूल पर रखा हुआ है। कंप्यूटर कहां रखा हुआ दोस्तों, आपका स्टूल पर रखा हुआ है। आप ऐसे याद करो, साका का डर, तो शाखीय क्राउडर। और कंप्यूटर कहां रखा हुआ है, आपका स्टूल पर, तो क्या बन जाएगा, आपका स्टूलरो। अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन 1965 किसने दिया था, आपका पास्कल ने दिया। किसने दिया, आपका पास्कल ने दिया। तो अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, आपका क्या कहलाता है, अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय किसका है, स्किनर का। शाखीय क्राउडर का, अवरोही गिलबर्ट का, कंप्यूटर स्टूलर का, और अनुकूलित किसका है, आपका पास्कल का। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपका है प्रायोजना पद्धति। ये इंपॉर्टेंट है, प्रायोजना पद्धति सीधा आता है, किसकी देन है, आपकी किलपैट्री की। प्रायोजना पद्धति किसकी है, आपकी किलपैट्री की है। और किसने दी थी, आपकी जॉन डीवी, जॉन डीवी। डीवी की विचारधारा पर आधारित है। प्रायोजना पद्धति किसकी है, जनक कौन है इसके, आपके प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक। और किसकी विचारधारा को, जॉन डीवी को। और जॉन डीवी ने शिक्षा को क्या माना, त्रिमुखी माना। एडम्स ने तो माना द्विमुखी, कि शिक्षा के अंदर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का होना होता है। और जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा के अंदर शिक्षक और विद्यार्थी के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। तो प्रायोजना पद्धति है दोस्तों, वो किसकी है, आपकी किलपैट्रिक की है। और किसकी विचारधारा पर आधारित है, जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। और रिचर्ड्स महोदय ने 1900 में इसका क्या किया, प्रयोग किया। नेक्स्ट है दोस्तों, आपकी अगली है दल शिक्षण। दल शिक्षण है, किसके जनक कौन है, आपके प्रवर्तक मिशिगन तथा हार्वे। दल शिक्षण के प्रवर्तक कौन है, आपके मिशिगन हार्वे। देखो यहां एक बार आया था, दल शिक्षण में अध्यापक होते हैं, दल शिक्षण में अध्यापक होते हैं 2, 5, 10 इस प्रकार आ गया। देखो निश्चित संख्या नहीं होती है, आपको ध्यान रखना। दल शिक्षण के अंदर अध्यापक की बात करें तो अध्यापक होते हैं आपके 1 से अधिक। 1 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है। अगर ऐसा था 2, 4, 10, 15 और ऑप्शन में आ जाए 1 से अधिक, तो क्या करना है आपको, 1 से अधिक। ये प्रश्न आया हुआ है। दल शिक्षण में अध्यापक क्या होते हैं, आपके 1 से अधिक होते हैं। यहां समूह रूप में अध्यापक है, किसी विषय वस्तु को
यानी विशेषज्ञ होते हैं जो उसके बारे में क्या करते हैं, आपको बताते हैं। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही आपका दल शिक्षण के अंदर एक ही विषय वस्तु पर बोलने वाले बहुत सारे अध्यापक होते हैं, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रहता है और उस विषय सामग्री में विस्तार से क्या करवाते हैं, अध्ययन करवाते हैं। तो इसका राइटर क्या है आपका, प्रवर्तक कौन है, मिशिगन और हार्वे। यानी यहां पर विशेषज्ञ द्वारा शिक्षण अध्यापन कार्य करवाया जाता है। तो दो प्रश्न आ सकते हैं यहाँ पर, जनक कौन है आपके, मिशिगन तथा हार्वे, और इसमें क्या होते हैं आपके एक से अधिक होते हैं। यह आ सकता है कि समूह के रूप में जब अध्यापक अध्ययन करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपका दल शिक्षण कहलाता है। एक होता है आपका, नेक्स्ट कौन सी है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि होती है, किसकी देन है आपकी, डेजी मार्विन की। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसकी है आपकी, डेजी मार्विन की। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर विद्यार्थी अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करता है। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को कह दिया कि आपको यह काम करना है, अध्यापक क्या होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। जैसे मैंने बच्चों से कह दिया, बच्चों आपको इस पर निबंध लिखना है, ये काम करना है, और अध्यापक क्या रहता है आपका, स्वतंत्र रहता है, शिक्षक स्वतंत्र रहता है, विद्यार्थी स्वतः सीखते हैं। विद्यार्थी स्वतः सीखते हैं, करके सीखने के सिद्धांत पर बल देता है। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है किसकी है आपकी, डेजी मार्विन की है। किसकी है आपकी, डेजी मार्विन की है। इसके अलावा देखो, नेक्स्ट है आपकी मोंटेसरी विधि। दोस्तों मोंटेसरी विधि जानते ही हो, मारिया मोंटेसरी ने क्या दिया क्रम आपका, सुबोलिप। ये क्रम किसका है आपका, मारिया मोंटेसरी का। सुनना, बोलना, लिखना और आपका पढ़ना। नॉर्मल वे के अंदर क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये मॉन्टेसरी है, मारिया मोंटेसरी है। मारिया मोंटेसरी ने क्या किया, एक तो ये ध्यान रखना, सुबोपल्ली, और इसके साथ साथ मारिया मोंटेसरी ने कौन सी विधि दी थी आपकी, साहचर्य विधि दी थी। ये भी ध्यान रखना, मारिया मोंटेसरी ने कौन सी विधि दी थी आपकी, साहचर्य विधि। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है एग्जाम में, मारिया मोंटेसरी ने किस पर बल दिया आपका, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया। इंद्रिय प्रशिक्षण पर क्या दिया आपका, बल दिया। छोटे बालकों के लिए आपकी है, 3 से 7 वर्ष के जो बालक है उनके लिए उपयोगी है। कैसी विधि है आपकी, बाल केंद्रित विधि है। इसमें कोई कक्षा व्यवस्था नहीं होती, न ही कोई समय विभाग होता है। तो ये आपका मारिया, तो यहां मूलतः किस पर दो बातें रखनी है आपको, बालक की मांसपेशियों पर और ज्ञानेंद्रियों पर क्या देते हैं आपका, बल देते हैं। नेक्स्ट विधि है आपकी खेल विधि। दोस्तों खेल विधि किसकी है आपकी, कोल्डवेल कुक। सीधा आता है, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है आपके, कोल्डवेल कुक। और इनकी एक पुस्तक भी आती है एग्जाम में, कोल्डवेल कुक की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, ये एग्जाम में आता है प्लेवे। प्लेवे जो पुस्तक है दोस्तों किसकी है, वो आपकी कोल्डवेल कुक की। यानी बालक जो भी क्रियाएं करता है खेल खेल के अंदर, उसके अंदर सीखता है, वो क्या कहलाता है आपका, खेल विधि। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना आजकल, LKG UKG, वो तो आपकी किंडरगार्टन विधि है। कौन सी विधि है आपकी, किंडरगार्टन। उसके बारे में बात करेंगे। दो बताएं, खेल विधि के जनक कौन है आपके, कोल्डवेल कुक। और कोल्डवेल कुक की पुस्तक का नाम क्या है आपका, प्ले-वे। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, प्ले-वे। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। देखो अगला कौन सी विधि है आपकी, भाषा प्रयोगशाला विधि। भाषा प्रयोगशाला विधि है दोस्तों, वो किसकी है, लॉरेंस एम स्टुलरो और डेविन डेविस की। लॉरेंस एम स्टुलरो और डेनियल डेविस की कौन सी है आपकी, भाषा प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या होता है, शिक्षक के स्थान पर संगणक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा प्रयोगशाला, ऐसा भी आया हुआ है एग्जाम में कि सबसे अधिक खर्चीली विधि कौन सी है, तो ध्यान रखना, भाषा प्रयोगशाला है वो कैसी विधि है आपकी, खर्चीली विधि है। कैसी विधि है आपकी, खर्चीली विधि है। क्यों, इसके लिए आपको एक बहुत सारी बड़ी प्रयोगशाला बनानी पड़ेगी, उसमें अलग अलग विद्यार्थी के लिए बहुत सारे आपको कंप्यूटर स्थापित करने पड़ेंगे, और वहां जैसे 8, 16, 32 इस प्रकार से जैसे आप कंप्यूटर लैब होती है ना, तो कंप्यूटर लैब के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। अलग अलग विद्यार्थी के लिए आपके हेडफोन रिक्वायरमेंट सारी अलग अलग होते हैं, और वहां अध्यापक है वो सामने
उसके पास ऐसे आपको आईसीटी में पढ़ाते हैं ना आजकल, तो उस प्रकार की एक प्रयोगशाला बनाई जाती है। वो तार युक्त भी होती है, तार रहित भी होती है। ये कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, सीधा पूछेंगे भाषा प्रयोगशाला किसकी है, आपकी डैनियल डेविस की है, ठीक है ना। कंप्यूटर द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। ये खर्चीली क्यों है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग सेट की व्यवस्था करना आपका कंप्यूटर की। वहां आप विद्यार्थी बैठा बैठा सारी सामग्री है वो पढ़ सकता है, अध्यापक दूर बैठे बैठे निर्देशित कर सकता है। अध्यापक को कुछ पूछना होता है विद्यार्थी को, तो वहां बैठे बैठे ही वो क्या करता है, अपने कंप्यूटर पर क्लिक करता है और वो जानकारी अध्यापक को पता लग जाती है कि कौन से बॉक्स से किस स्थान से विद्यार्थी क्या कर रहा है, आपका पूछ रहा है। तो बड़ी खर्चीली विधि है आपकी। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि है किसकी है, आपकी श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की। सीधा आता है व्याकरण अनुवाद विधि है वो किसकी है, आपकी रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की। तो यहां क्या करते हैं, अनुवाद का निरंतर अभ्यास करने से व्याकरण का ज्ञान करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, आपकी द्विभाषी विधि। द्विभाषी विधि है दोस्तों किसकी देन है, आपकी डॉडसन की। द्विभाषी विधि किसकी है, आपकी डॉडसन। तो ये देखो दो चीजें आती है इसके अंदर एग्जाम में, कौन कौन सी, एक तो द्विभाषी विधि है किसकी, आपकी डॉडसन की। और एक ऐसा आता है कि व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि, इसके मध्य सेतु का काम करने वाली विधि कौन सी है, आपकी द्विभाषी विधि है। तो इसके मध्य सेतु का काम करने वाली कौन सी विधि है, आपकी द्विभाषी विधि है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किंडरगार्टन विधि, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुकी है आपकी किंडरगार्टन विधि। ये आपकी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है, आपके फ्रोवेल हैं। और एग्जाम में ऐसा भी आता है, किंडरगार्टन शब्द किस भाषा का है। दोस्तों किंडरगार्टन जो शब्द है वो किस भाषा का है, आपका जर्मन भाषा का है। कहां के थे, आपके जर्मनी के थे। और विधि किसने दी थी, आपकी फ्रोवेल ने। और किंडरगार्टन विधि का एक नाम और भी आता है, इसे कहते हैं आपका बाल्योध्यान विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, आपका बाल्योध्यान विधि भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, किंडरगार्टन विधि के अंदर जो एक शिक्षक होता है, एक बगीचे की बात की गई। जैसे बगीचे में क्या होता है, एक तो बगीचा होता है, एक माली होता है ना, एक पौधे होते हैं। तो यहां पर शिक्षक है, शिक्षक को क्या कहा गया है, आपका माली का रूप दिया गया है। शिक्षक को किसका रूप दिया गया है, आपका माली का स्वरूप बताया गया कि शिक्षक है वो क्या होता है, आपका एज ए माली होता है। और बच्चे होते हैं ना, बच्चे किसके रूप में होते हैं, आपके एज ए पौधों के रूप में। बच्चे क्या होते हैं, आपके पौधे होते हैं। और जो विद्यालय है, विद्यालय को क्या माना गया है, आपका बगीचा माना गया है। सीधा यहां से भी आता है, विद्यालय क्या होता है, आपका एज ए बगीचा होता है। तो तीन बातें ध्यान रखनी है किंडरगार्टन विधि में, कि जो शिक्षक होता है ना दोस्तों, शिक्षक को किसका रूप दिया गया है, माली का, बच्चों को पौधे का, और विद्यालय को आपका बगीचे का। कि जैसे एक बगीचे के अंदर माली है वो पौधों की देखरेख करता है, वैसे ही विद्यालय रूपी बगीचे में, विद्यालय रूपी बगीचे के अंदर शिक्षक रूपी माली बच्चे रूपी पौधों की क्या करता है, आपका देख रेख करता है। कि जैसे पौधों का बढ़ना माली के हाथ में होता है, वैसे ही विद्यालय रूपी बगीचे में, विद्यालय किसका रूप है, बगीचे का, और बच्चे रूपी पौधे या पौधे रूपी बच्चे हैं, उनको शिक्षक रूपी माली है वो क्या करता है, आपका तैयार करता है। तो यहां से भी आ सकता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो छोटे बच्चों की क्लास होती है वो आपकी LKG UKG है ना, लोअर किंडरगार्टन LKG UKG, अपर किंडरगार्टन LKG, प्री प्राइमरी होती है। तो जैसे कक्षा 1 से पहले भी 3 क्लास होती है आपकी, प्रेप, LKG UKG, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन। यहां बच्चे 3 साल से एडमिशन हो जाते हैं स्कूलों के अंदर, यानी खेल खेल में शिक्षा दी जाती है ना। और वैसे RTE पढ़ोगे तो यहाँ RTE के अंदर भी आ जाते हैं आपके कि 6 से लेकर जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं 1 से 8, उनके लिए सरकार RTE निःशुल्क है। और उससे पहले 6 से पहले 3 से 6 साल तक तो LKG होता है कक्षा, यानी उम्र 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो आपके पढ़ते हैं, यानी 1 से पहले आपके 3 क्लासें होती हैं।
और उसके अंदर आपका फ्लोवेल ने दिया था, जर्मन भाषा का शब्द है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कौन सी है आपकी दोस्तों? डाल्टन विधि। नेक्स्ट है कौन सी आपकी? डाल्टन विधि। और डाल्टन विधि किसने दी थी आपकी? हेलन पारकहर्स्ट ने। किसकी है आपकी? डेलन पारकहर्स्ट की कौन सी विधि है आपकी? डाल्टन विधि है। और इसमें क्या कहा गया है आपका? अध्ययन एवं शैक्षिक प्रगति में, अध्ययन एवं शैक्षिक प्रगति के अंदर आपको क्या करना है? देखो, पारकहार्ट नहीं है दोस्तों, पारकहर्स्ट है। पारकहार्ट नहीं है, पारकहर्स्ट है। इसके अंदर क्या होगा? अध्ययन व शैक्षिक प्रगति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। शिक्षक का कार्य भी क्या होता है? यहां पर आपका मार्गदर्शक का होता है। शिक्षक है किसके रूप में कार्य करता है? आपका मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। और बच्चे क्या करते हैं आपके? खुद ही क्या करते हैं आपके? सीखते हैं। तो शिक्षक किस में होता है आपका? एज ए गाइडर के रूप में क्या करता है आपका? कार्य करता है। तो शिक्षक आपका इसके अंदर क्या करता है आपका? तो इसे हम क्या कह सकते हैं? आपकी स्वाध्याय विधि भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट कौन सी है आपकी? विनेटिका विधि। ये क्या होता है आपका? वार्सबर्न या कार्लटन नाम आता है। विनेटिका विधि है वो किसके नाम आता है? वार्सबर्न भी आता है, कार्लटन या वार्सबर्न आता है। तो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए क्या होती है आपकी? उपयुक्त होती है विनेटिका विधि। वार्सबर्न नाम आता है, कई जगह कार्लटन भी मिलता है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना, इतनी मोस्ट नहीं है। नेक्स्ट विधि कौन सी है आपकी? ड्रेकोली विधि। ड्रेकोली किसकी है दोस्तों? आपका ड्रेकोली की है। जैसा नाम है वैसा ही आपका क्या है? जनक। ऐसे बालक जो किससे युक्त हो? आपके मानसिक विकार से युक्त हो। तो मानसिक विकार से युक्त बालकों को पढ़ाने के लिए बालक की रुचि, इसके आधार पर शिक्षा दी जाती है। जिससे बालक है शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना। तो मानसिक विकार वाले बालकों के लिए कौन सी विधि है आपकी? ड्रेकोली विधि। और इसमें बालक को शुद्ध पढ़ने यानी व्याकरण के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। बेसिक शिक्षा जानते ही हो, बुनियादी शिक्षा। और बुनियादी शिक्षा के बारे में किसने बताया था आपका? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी है वो बालक के किसकी बात करते हैं? आपके सर्वांगीण विकास की बातें करते हैं। तो महात्मा गांधी है वो बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि बालक को मातृभाषा के माध्यम से क्या दी जानी चाहिए? आपकी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बालक को है मातृभाषा के बारे में क्या देनी चाहिए? आपको शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि गांव के जो बालक होते हैं वो गांव की भाषा में सीखते हैं, शहर के बालक होते हैं शहर की भाषा। अगर मान को तमिल का बालक है तो तमिल में सीखेगा, गुजरात का है तो गुजराती में। तो जो आपकी वहां की लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर बालक को क्या दी जानी चाहिए? आपकी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बालक है वो हमेशा अपनी ही भाषा के अंदर क्या करता है? सीखने का प्रयास करता है। तो कुछ आपकी जो विधियां हैं उनके बारे में हमने क्या की है? आपकी चर्चा की है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन कौन सी विधियां हैं, इसके प्रवर्तक कौन कौन माने जाते हैं। एक और ले लेते हैं आपकी, कौन सी है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। कौन सी विधि है आपकी? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। इसका जो प्रवर्तक है वो कौन है दोस्तों? आपका डेजी मॉर्विन। कहां से है? आपकी अमेरिका, 1971। ये ध्यान रखना, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है वो किसकी है? आपकी 1971, डेजी मॉर्विन, आपका अमेरिका। यहां क्या होता है दोस्तों? बाइनिंग की जो परिभाषा है वो आपका इंपॉर्टेंट है। वो कहता है पर्यवेक्षित अध्ययन से आशय है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समूह के निरीक्षण करने से, विद्यार्थियों के समूह का निरीक्षण करना जिसमें वो अपनी डेस्क और मेजों पर कार्य करने में क्या रहते हैं? आपके संलग्न रहते हैं। कि अध्यापक बच्चों से कहता है कि इस मेज के चारों तरफ बैठ जाओ, और कुछ विद्यार्थियों के सामने वो समस्याएं रख देता है और विद्यार्थी स्वतः उन्हें क्या करता है? आपका हल करने का प्रयास करता है। तो शिक्षक के निर्देशन में उच्च स्तरीय कार्य को पूर्ण करने के लिए जो अध्ययन की तकनीकी है
उस पर अधिकार प्राप्त करने का नाम ही क्या है आपका पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाता है। तो बाइनिंग तो किसकी बात करता है? अगर अध्ययन मेज, मेज का मतलब क्या होता है? खाना, टेबल होती है ना। मेज को आप क्या बोलते हो? डाइनिंग टेबल। क्या बोलते हो? डाइनिंग टेबल। तो आपको पूरी परिभाषा याद नहीं करनी है दोस्तों, टाइम जितना हो एक शब्द को रिकॉर्ड करो, अंडरलाइन करो, उसको मेन राइटर के साथ जोड़ो। टेबल को क्या बोलते हो? डाइनिंग टेबल बोलते हो, डाइनिंग। तो इसका नाम भी क्या है आपका? बाइनिंग। तो डाइनिंग टेबल होती है, तो यहां क्या है? मेज। तो मेज या डेस्क को क्या बोलते हो आपको? डाइनिंग टेबल। तो यहां क्या है? मेज और डेस्क की बात आए, परिभाषा किसकी है आपकी? बाइनिंग की परिभाषा है। देखो क्लार्क क्या कहता है, ये क्लार्क की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है कि विधि निर्देशन में अध्ययन करने की, और अध्यापक क्या करता है बाद में? अध्यापक के निर्देशन में क्या होता है? विद्यार्थी को सिखाया जाता है, अध्यापक उसका क्या करता है आपका? निरीक्षण करता है। इसे क्या कहते हैं? स्वाध्याय विधि। यानी विद्यार्थी है वो अपने आप अध्ययन करते हैं, अध्यापक केवल क्या करता है? गाइड करता है। इस विधि को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको है? डेजी मोरविन को है। छात्र सक्रिय विधि है। कैसी विधि है आपकी? छात्रों ने अध्यापक ने कह दिया कि आपको इस बारे में क्या करना है? समाधान करना है। तो विद्यार्थी क्या करेंगे? सभी मिलजुल कर क्या करेंगे? आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो अध्यापक केवल गाइडर होता है, विद्यार्थी क्या होता है आपका? इन्वॉल्व रहता है, सक्रिय रहता है। तो छात्र स्वयं अनुशासन में रहकर स्वाध्याय करते हैं, और जिसमें उसमें क्या आती है? सामाजिकता गुण आता है कि मिलकर अगर विद्यार्थी काम करेंगे तो कौन सा गुण आएगा आपका? सामाजिकता का गुण आएगा। तो इस विधि में छात्र है वो सामयिक रूप से विषय सामग्री का निर्माण करते हैं और इच्छा अनुसार समूह बनाकर अपने नियम कार्य में लग जाते हैं। तो संपूर्ण कक्षा के अंदर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता। संपूर्ण कक्षा समूह के माध्यम से, क्योंकि मेज के चारों ओर बैठा दिया ना तो क्या हो गया? समूह हो गया। तो सभी मिलकर करते हैं, तो सामाजिकता का भी क्या होता है आपका? विकास होता है। कुछ विशेषताएं हैं कि इस विधि के अंदर छात्रों में चिंतन करना विकसित होता है। इसके अलावा छात्रों की रुचि के अकॉर्डिंग विषय सामग्री दी जाती है। छात्र स्वावलंबी बनते हैं, सक्रिय होते हैं। छात्रों के अंदर सामूहिक भावना आती है, और प्रजातांत्रिक विधि है कि मिलजुल कर काम करना। कैसी विधि है आपकी? प्रजातांत्रिक विधि है। और शिक्षक व छात्र के मध्य कैसे संबंध बनते हैं? आपके मधुर संबंध बनते हैं। दोस्तों ये क्या थी आपकी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो हमने बहुत सारी विधियां हैं उनके बारे में पढ़ा है, और भी बहुत सारी विधियां होती है, कोई इनका लिमिटेशन नहीं है। तो आपकी एग्जाम है, उनकी तैयारी करें दोस्तों। क्लास कैसी लगी? और अभी आपके लिए अलविदा हूं। जय हिंद, जय भारत।